Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात। हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो 91.2 एफएम मेरी अनवानी के साथ। और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात, और जिसमें हम करते हैं स्टार्टअप पे बहुत ही इनोवेटिव बातें, और उसी के साथ साथ हम जानते हैं कि किस तरीके से स्टार्टअप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उसके सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं। वैसे तो स्टार्टअप में जब भी हम बात करते हैं तो स्टार्टअप का मतलब ही होता है कि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया आपने और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला जो कि परमानेंट है और सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो उसी को शायद स्टार्टअप कहते हैं। एम आई राइट? हमारे साथ आज स्टूडियो में पूजा जी और पूजा दुबे पांडे, ये तीन जो है अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी है या एक है, उस तीनों में मिक्स है। लेकिन पूजा दुबे पांडे जी जो है ये हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, और ये बायोटेक एरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको एब्रीवेटेडली कहते हैं ये लोग बेटी, और इसकी ये फाउंडर है। और उसी के साथ साथ ये क्या करती है वो जानने से पहले सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। तो वेलकम है पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो इप्सा के इस ब्यूटीफुल चैनल पे। आप बहुत सुंदर भी लग रही हैं। और तो कैसे शुरुआत हुई पूजा जी ये जर्नी की, और थोड़ा सा हमें आपकी ये जो बेटी है उसके बारे में कुछ जानना है। तो कैसी शुरुआत हुई और कैसे आपकी जर्नी जो है वो शुरू हुई? बेसिकली मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मेरा मास्टर्स और पीएचडी दोनों बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट हुआ। जो हमारा भोपाल में फेमस लैब है, अभी वायरस के चक्कर में, कोविड के चक्कर में काफ़ी फेमस हो गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लैब। तो वहाँ से मैंने पीएचडी किया, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे पीएचडी गाइड मिले। और ड्यूरिंग दैट टेन्योर मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला हमारे एमपीसीएसटी की तरफ से। और जब मुझे ये अवार्ड मिला तो अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने मुझे फेलोशिप दी कि अब आपने एनिमल वायरसेस पे तो काम कर लिया, अब आप ह्यूमन वायरसेस पे काम करिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जाइए। ओके। तो वहाँ मैंने एज अ यंग साइंटिस्ट ट्रेनी फेलो वहाँ ज्वाइन किया, जिसके लिए मुझे एमपीसीएसटी से फेलोशिप मिली। और वहाँ जब मैं कर रही थी, इन द मीनवाइल टाटा का जो रिसर्च सेंटर है खारघर में, एक्ट्रेक के नाम से, तो वहाँ पर रिसर्च पोजीशन अनाउंस हुई। सिंपली मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। पर मेरी बेटी छोटी थी, तो कैसे वहाँ पर ज्वाइन किया जाए, सिंगल पेरेंटिंग करना, इट वाज टफ। और मेरे हस्बैंड गुना में पोस्टेड थे, बट माय फादर इन लॉ वाज देयर। उन्होंने बोला कि तुम ज्वाइन करो, मैं तुम्हारी बेटी की देखभाल करूंगा, एंड ही केम अप विद मी, और मैंने टाटा में ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 1 ईयर तक किया। इन द मीनवेल थोड़ा प्रॉब्लम्स, जैसे सिंगल, क्योंकि मेरे फादर लो बीमार हो गए, ही लेफ्ट फ्रॉम देयर। फिर मेरी बेटी को सिंगल पेरेंटिंग करना वहाँ टफ हो रहा था, तो वहां से मैंने जॉब छोड़ के वापस आ गई इंदौर। ओके। अब आने के बाद मैंने सोचा अब अपना कुछ शुरू किया जाए, क्योंकि एक तो वहां रहते हुए मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। पॉल्यूशन कैंसर की का कॉज रहा है, और हम देख रहे हैं मॉल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, कैंसर और अलग अलग टाइप की बीमारियां जो हम दिन रात देख रहे हैं कि लोगों को, छोटे छोटे बच्चे वहां पर आते थे, मैं देखती थी। तो सिर्फ एक ही चीज प्रॉब्लम नहीं है, पॉल्यूशन और मॉल न्यूट्रिशन, दो मेजर समस्याएं मुझे वहां रहकर समझ में आई। और जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब हमको कोर्स होता था सिंगल सेल प्रोटीन, एक सब्जेक्ट था। उसके अंदर मैंने मशरूम्स के बारे में और एल्गीज के बारे में पढ़ा। तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा थॉट नहीं आया था कि मैं कुछ करूंगी, बट आई फाउंड दैट सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब मैं टाटा से वापस आई और ये सोचा कि खुद कुछ जो हमने पढ़ाई की है, मेरा रिसर्च का, एकेडमिक्स का, हर तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो इसको कैसे मैं इन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके इम्प्लीमेंट कर सकूं। और क्योंकि एनिमल टिश्यू कल्चर, वायरस कल्चर सब पे काम किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कम बजट, मतलब क्योंकि अब तो कुछ शुरू करना है तो वी नीड सम बजट। तो एक तो रिसर्च और एकेडमिक बैकग्राउंड का होने की वजह से मुझे बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं। स्टार्टअप उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। जब मैंने काम किया 2017 में मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम स्टार्टअप जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। तो कैसे शुरू किया जाए एज एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस तो मुझे समझ में आया, लेकिन जो प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है बस वो करना है, लेकिन इसको कमर्शलाइज कैसे करना है, आई वाज नॉट नोइंग दैट। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे घर से, मेरी जो घर का जो बेसमेंट पोर्शन है, इसको मैं लैब बनाती हूँ और कुछ तो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में सोचा कि उससे भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब मैं स्टडी करती रही तो मुझे दिमाग में आया कि जब मैं मशरूम्स के बारे में पढ़ा था, आई फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन एंड मॉल न्यूट्रिशन बोथ। एक ही चीज से हम सब टारगेट करके
कर सकते हैं कुछ। दैट इज रियली अमेजिंग। हाँ, जब ये समझ में आया तो ये समझ में आया कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए यू नीड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, दैट इज स्पॉन। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये तो मेरा स्पेशलाइजेशन है, टिश्यू कल्चर, वायरस कल्चर, ये सब मैं करती रही हूँ, तो क्यों ना मैं स्पॉन लेबोरेटरी चालू करूँ। तो इस थॉट के साथ मैंने मेरी मशरूम की स्पॉन प्रोडक्शन लेबोरेटरी स्टार्ट की। दैट इज रियली अमेजिंग। और ये जो नाम रखा है आपने वो भी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा है, इसकी भी स्टोरी है। तो वो हम जानेंगे ब्रेक के उस पार, लेकिन अभी फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी बातें जो कि पूजा जी हमें बताने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और किस तरीके से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया और इसका नाम कैसे इनोवेटिव रखा है वो भी जानेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM मेरी आने वाली के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो 91.2 FM मेरी आने वाली के साथ, और शो चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो आज मौजूद है बेटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फाउंडर जो हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है पूजा दुबे पांडे जी। और इन्होंने जो है ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि बताया इन्होंने कैसे अपने अप्स एंड डाउन्स और इनकी जर्नी जो है कैसे शुरुआत हुई थी, लेकिन इनका नाम बड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका नाम है बायोटेक एरा फाउंडेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सॉरी बायोटेक एरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो जिसको एब्रीवेट करके ये बनाते हैं बेटी। तो ये कैसे नाम जो है बहुत ही इनोवेटिव नाम है क्योंकि, और इसका एब्रीवेशन भी बड़ा इनोवेटिव है, तो कैसे ये आया एग्जिस्टेंस में? जी, जब मैंने जैसा बताया कि मैंने काम स्टार्ट करने का प्लान किया, तो मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ साइंटिफिक ये करना है इम्प्लीमेंट मेरी नॉलेज को, और फाइनली ये तो मैंने सोच लिया था कि मुझे मॉल न्यूट्रिशन और पॉल्यूशन को फोकस करना है, लेकिन अब एक नाम की तलाश थी कि नाम क्या रखा जाए इसका। तो जब मैं मुंबई से आई थी तो आने के बाद जैसा सबके साथ होता है वैसा सबने बोलना शुरू किया, अब तुम फैमिली प्लान करो, एक बेटी है, हाँ। अब एक और होना चाहिए, फैमिली आगे बढ़ाओ, इसको भाई चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है क्योंकि मैं प्लान तो कर चुकी थी, तो फिर मैंने मेरी बेटी के पास गई, मैंने पूछा कि आपको भाई चाहिए या बहन चाहिए, तो उसने बोला मुझे बहन चाहिए। तो फिर मैंने बोला मैं मेरी कंपनी का नाम बेटी रखूंगी, उसको एक बहन मिलेगी इसके रूप में, और मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मेरी बेटी का नाम इरा है। तो इस और आई वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज इन इंडिया थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जो ग्रेजुअली होगी समय के साथ, और हम बहुत सारी नई चीजें करेंगे, तो इसका नाम फिर फाइनली निकल के आया बायोटेक इरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका शॉर्ट में हम बेटी बोलते हैं। वाह, तो बेटी के लिए फाउंडेशन और एक बेटी को सिस्टर के रूप में उन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन ही दे दिया मेरे ख्याल से, और बहुत ही अमेजिंग जो थॉट प्रोसेस है वो भी बड़ा अमेजिंग है, और उसी के साथ साथ आपकी जो एक कहते हैं ना कि एक नियत जो है वो बहुत साफ होना चाहिए किसी भी बिजनेस को अच्छा रन करना है, तो दैट इज रियली अमेजिंग। तो अब हम आते हैं कि भाई मशरूम की जो सीड्स आप बनाते हैं या मशरूम ग्रोइंग जो रहता है, तो अगर कोई विमेन एंटरप्रेन्योर है और वो अगर घर में है और वो चाहती है कि वो कुछ नया करे, कुछ अच्छा करे, तो अगर वो इस तरीके का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती, तो आपकी क्या सजेशन है या फर्स्ट स्टेप जो है वो कैसे लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, जब मैंने स्पॉन बनाना शुरू किया तो बात वही आई कि क्योंकि बहुत वैरायटीज है मशरूम की, मैं आपको बता दूं लगभग 200 प्रजातियां हैं जो एडिबल हैं। और आउट ऑफ दैट मतलब 14,000 रिपोर्टेड है मशरूम्स, पर आउट ऑफ दैट काफी सारे पॉइजनस भी होते हैं, जैसे मिथ्स हैं बहुत सारे मशरूम्स को लेके, लेकिन पॉइजनस जैसे प्लांट्स में बहुत सारे सब्जियां फल होते हैं, वैसे उसकी तरह ही मशरूम्स भी होते हैं, लेकिन कुछ 200 करीब जो हैं वो एडिबल हैं, लेकिन अभी अवेयरनेस नहीं है, प्लस अवेयरनेस होने के बावजूद कैसे कल्टीवेशन किया जाए उसकी सही जानकारी नहीं है। तो इस कारण से मैंने जब स्पॉन का काम शुरू किया तो मुझे लोगों के कॉल आने शुरू हुए कि हम उगाना चाहते हैं मशरूम्स, स्पॉन खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमें कैसे उगाना ये नहीं मालूम जी। तो फिर मैंने इसके ऊपर भी काम शुरू किया, जो डिफरेंट वेराइटीज हैं जो सबसे इजी है, जो बिल्कुल घर से की जा सकती है, और चूंकि मैंने बोला कि पॉल्यूशन और मालन्यूट्रिशन दोनों का उपाय है मशरूम, सॉल्यूशन है। तो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट यानी जो क्रॉप रेसिड्यू जो किसान मजबूरी वश जला देते हैं, जिसका मैनेजमेंट उनको समझ नहीं आता, इसका क्या किया जाए, और उसको उपयोग करके लोगों को मैंने सिखाना शुरू किया कि आप मशरूम की खेती एग्रीकल्चर का जो क्रॉप रेसिड्यू है, वेस्ट है, उसको आप इस्तेमाल करके कर सकते हो, क्योंकि मशरूम तो सैप्रोफिटिक होता है, मृतोपजीवी होते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो होते हैं। तो जो प्लांट्स डेड हो गए उनको ये क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसको तोड़ के उसको कन्वर्ट करते हैं एक बहुत हेल्दी सुपर फूड में।
प्रोटीन से लेकर आयरन, विटामिन सब कुछ आपको उसमें, फाइबर, कैल्शियम सब अच्छी मात्रा में मिलता है। तो अब बात आती है इसकी खेती कैसे की जाए, कोई अगर एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर घर से शुरुआत करना चाह सकता है। यहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि मशरूम जो है एक वर्टिकल सॉइललेस फार्मिंग है। तो आप इसको घर पर बहुत आसानी से, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एग्रीकल्चर का वेस्ट जिसको हम नॉर्मली भूसा, गेहूं का भूसा या हम स्टबल बोलते हैं, वो आपको लेना है। अगर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करना है, आप उसको बॉईल कीजिए और उसको थोड़ी देर बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, उसका पानी कम हो जाए, उसका हम चेक करते हैं हाथ में, बहुत सरल तरीका है, मुट्ठी में दबा के देखते हैं, पानी की बूंद बाहर नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद आप जो स्पॉन होता है हमारा सीड्स मशरूम का जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बेटी का स्पॉन लीजिए और उसमें ऐड करके आप उसको पैकेट में पैक कर दीजिए और उसको आप राउंड शेप में कर सकते हैं या अपने कंफर्ट के हिसाब से। और आप इसको वर्टिकली कमरों में, जैसे वो पहले मटके लटकाए जाते थे छीका, वैसे आप इसको हैंग कर सकते हैं, जैसे सॉइललेस फार्मिंग। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप किस मौसम में कौन सा मशरूम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऑयस्टर मशरूम्स जो होते हैं, जिनको हम प्लूटस वेराइटी बोलते हैं, इसकी खेती सबसे आसान है, घर पे की जा सकती है। डायरेक्ट एग्री वेस्ट से आपको मतलब 15 से 20 दिन के अंदर ताजा मशरूम खाने को मिल जाएंगे। अरे वाह, दैट इज रियली अमेजिंग, क्या बात है। तो जितनी भी महिलाएं हमें सुन रही हैं या जितने भी होम मेकर्स हमें सुन रहे हैं, या अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो करना चाहता है इस तरह की सॉइललेस फार्मिंग जो है, वो अगर फर्स्ट स्टेप लेना चाहता है, तो जैसा कि पूजा जी ने बताया है, उनको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसी के साथ साथ जो है उसको 15 से 20 डेज में ही आप ग्रो करके जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। लेकिन अगर जैसे जिस तरीके से लोगों के कॉन्सेप्ट रहते हैं, लोगों के मिथ रहते हैं, तो जैसे मेरे दिमाग में भी एक मिथ है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इसको नॉन वेज का कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, वेज नहीं कंसिडर करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी नहीं खाती हूँ मशरूम्स, तो क्योंकि मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो इसमें क्या मतलब ये मिथ को कैसे दूर किया जा सकता है? हम इसीलिए बीच बीच में कुछ अवेयरनेस सेशंस भी कंडक्ट करते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, या लोग बुलाते हैं सेशंस के लिए। देखिए, मशरूम जो है एक फंगस है, फफूंद है, तो ये ना प्लांट है ना एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ अब लोग जब मशरूम खा रहे हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए वो वेजिटेरियन में आ जाता है। आप दही खाते हो, बैक्टीरिया है, आप इडली खाते हो, आप ये इमरती खाते हो, दीज ऑल आर फर्मेंटेड फूड्स। ये सब खमीर जो हम उठाते हैं ना, खमीर बोलते हैं, व्हाट इज दैट? फंगस होता है, ईस्ट। तो ये सब फंगस है और मशरूम भी फंगस है। आपको और डाउट होता है, आप मार्केट में जाओ, आप मॉल में जाओ, आपको जो मशरूम का पैकेट मिलेगा, यू विल फाइंड इट ऑलवेज इन ग्रीन मार्क, वेजिटेरियन वाला मार्क। वो बोलते तो है, लेकिन बट मेरे ख्याल से उसके आप एक बार उगता हुआ देख लोगे मशरूम, जो चीज बिल्कुल पौधों की तरह उग रही है, ऑल्दो थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है आप आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन सिर्फ जो फ्रूट बॉडी होती है जिसे हम खाते हैं मशरूम, वो मैक्रोस्कोपिक है। तो ये उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग को पढ़ाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो इसकी फ्रूट बॉडी है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसकी वजह से इसको हम वेजिटेरियन कैटेगरी के अंदर इसको कैटेगराइज करते हैं। तो आप आंख बंद करके बढ़िया, जैसे पनीर की सब्जी बनाते हैं वैसे मशरूम की सब्जी बना के बढ़िया ग्रेवी में खाइए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो पूजा जी ने आज एक बहुत बड़ा मिथ जो है वो क्लियर कर दिया है कि भाई मशरूम्स जो रहते हैं वो वेजिटेरियन कैटेगरी में होते हैं और इसको बिंदास आप खा सकते हैं, जो भी वेजिटेरियन लोग हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट रहता है कि ये जो है वो कुछ इसका जो खाद रहता है वो उस तरीके से डाला जाता है, तो उसके, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से आप सारे डाउट्स क्लियर हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूँ आपको कि जो खाद की बात आपने कही, एक ही वेराइटी है मशरूम की जिसे हम नॉर्मली मार्केट में ज्यादा देखते हैं, वो होती है बटन मशरूम, वो जो राउंड शेप का व्हाइट कलर का होता है। उसकी प्रोडक्शन के लिए खाद लगती है और उसको कंपोस्ट, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंपोस्ट। तो सिर्फ वही मशरूम है जिसमें कंपोस्ट की जरूरत है। अदरवाइज मशरूम की जितनी भी बाकी वैरायटीज हैं, किसी के लिए खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। या तो वो लकड़ी के बुरादे पे आप उगा सकते हो, या फिर गेहूं के भूसे पे, पराली पे, किसी भी चीज पे। पराली जो नाक में दम कर रखा है, पराली अखबारों में सुर्खियों में रहा है पराली कि जलाने पर जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है जिसका, तो उसको एक बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सो दैट इज रियली अमेजिंग। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग जारी रखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर मैं लेकर आऊंगी और भी बातें पूजा जी के साथ। अब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM मेरे यानी के साथ, और शो चल रहा है
स्टार्टअप पे बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिस्टनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम मेरी आने वाली के साथ। और हमारे शो पे हम लोग कर रहे हैं बहुत सारी मशरूम वाली बातें, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे आज हैं पूजा जी, और इन्होंने हमें जैसे कि बताया कि इनकी जो बेटी फाउंडेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है, और उसी के साथ साथ ये बायोटेक एरा जो है वो एक मशरूम की खेती में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, और इनके जो सीड्स रहते हैं वो भी बहुत अलग क्वालिटी के रहते हैं, और आप घर बैठे मशरूम उगाकर उसे खा भी सकते हैं। तो पूजा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी प्रोसेस जानी इसकी, किस तरीके से अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिजनेस तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था ये बिजनेस तो आपको बट ऑब्वियस है कि बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन क्योंकि आपके बैकग्राउंड भी मेरे ख्याल से बिजनेस वाला नहीं है, आप स्टूडियस है, पीएचडी जो है वो कर रही है, तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बीइंग ए विमेन जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। एक तो आपने बताया था कि आप सिंगल जो है उसको हैंडली पेरेंटिंग करना पड़ रहा था, लेकिन इसके अलावा जो टेक्निकल चैलेंजेस या फिर ये कह सकते हैं कि बिजनेस को ग्रो करने में क्या क्या चैलेंजेस और आपने फेस किए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जी, वो हमें बिजनेस करना सिखाता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल मतलब सही आप जो पढ़ाई करते हो वो शुरू से वो पढ़ाया जाता है कि आपको जॉब ही करनी है। जी, और जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको ये बोला जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप फ्यूचर इंडिया में है नहीं, आपको बाहर ही जाना है। बाहर जाना है, yes। तो मेरा जो स्टार्ट करने का मेन पर्पस ये, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि लोगों को दिखाना कि जरूरी नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी या आपके पास फ्यूचर नहीं है या आपको इंडिया के बाहर ही जाना है। मतलब आप खुद भी, मतलब जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर, जो हमारा सिलेबस होता है, ईच एंड एवरी टॉपिक इटसेल्फ अगर आप उसको गौर से देखोगे, एक बिजनेस है, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन का एक की है, ठीक है। तो अब मुझे कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि आपको आइडियाज कहाँ से आते हैं। मैंने किताबों में लिखा है, सब लिखा है, गौर से पढ़ो, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स को मैं मोटिवेशन लेक्चर्स वगैरह देती हूँ, उसमें वही बोलती हूँ, आप सिर्फ किताब को पढ़ लोगे, आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, हर सॉल्यूशन उसके अंदर है। अब दूसरी चीज, बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर जी, तो जब आते हैं तो हम लोग को बचपन से किचन तक सीमित रहता है हमारा, और बॉयज को हमेशा से बाहर सिखाया जाता है बैंक के काम करना, ये करना वो करना। हम लोगों को सिर्फ आपको पढ़ना है और किचन का काम सीखना है। गर्ल्स को जनरली ऐसे ही रेज किया जाता है। तो जब मैंने काम शुरू किया, ऑब्वियसली उसी इंडियन माइंडसेट से हम भी ग्रो हुए हैं। तो जब मैंने काम शुरू किया तो काम क्या करना है मैंने सोच लिया, किस प्रॉब्लम पे करना है, क्या सॉल्यूशन करना है। मैं लैब एस्टेब्लिश कर सकती हूँ, सब कुछ पता है, बट अब इसके लिए क्या बाहर निकलो तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या लाइसेंस लगते हैं। आप, मुझे यही नहीं मालूम था कि प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कुछ होती है, मतलब सुना है ऐसा होता है, पर एग्जैक्टली क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या चीजें होती हैं, किसके पास जाओ। फिर एजेंट्स होते हैं। जब मैंने काम शुरू किया, आई फेस्ड मैनी चैलेंजेस। तो काम, लैब सेटअप करना, प्लस क्या चीज कहाँ मिलेगी, हर किसी से डील करना, जाके आपको जेंडर बायसिंग भी फील होगी जब आप डील करोगे, इंडिया में तो होती है बहुत बार कि आप खड़े हो, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी जब तक आपको कोई आपको पहचानता ना हो। अभी तो आप स्टार्टिंग फेज में हो, तो हार तो नहीं माननी है डेफिनेटली। अब सोच लिया शुरू करना है तो वो तो कर दिया। लेकिन जैसे बाहर जाते हैं तो जब मैंने नाम रखा तब मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें भी कुछ लॉज होते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट टर्म नहीं ले सकते। अच्छा, तो ये मुझे भी नहीं पता था। हाँ, तो मैंने जब नाम रखा तो बाद में पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि लोगो, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें, मतलब सब मुझे ABCD के जैसे हम सीखते हैं ना शुरू से, वैसे सीखना पड़ा हर चीज। और थैंक्स टू MSME कि मैंने एक उनका सेशन ऑर्गेनाइज हुआ 45 डेज का। ऑल्दो वो फूड के ऊपर था, पर मुझे कुछ मालूम नहीं था, चाहे वो फूड हो, कोई भी बिजनेस हो, पर वो बिजनेस के बारे में कुछ तो बता रहे थे। तो ब्लाइंडली मैंने वो ज्वाइन कर लिया और यहाँ लैब का काम मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन लैब के लिए क्या रेगुलेशंस है, इसको कहाँ रजिस्टर कराते हैं, क्या कराते हैं, तो वो वहां जाके मुझे पता चला, अच्छा ये प्रोप्राइटरशिप भी कुछ होता है और उसके बाद में फिर और बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट कैटेगरी। तो उस टाइप से फिर, क्योंकि जब मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई, अब तो आज हम DPIT सर्टिफाइड स्टार्टअप हैं, सब चीजें हैं, सीख के किया। लेकिन उस टाइम पर पता होता तो हमने जो नाम रखा बेटी, तो अब उसका नाम बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड है। क्योंकि जब वो प्राइवेट लिमिटेड के लिए हमने अप्लाई
अप्लाई किया तो हमें बायोटेक फर्स्ट टर्म नहीं यूज मिला। नहीं कर हाँ, लेकिन बट बेटी बायोटेक एरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हमने एज अ लोगो, एज अ हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया था, तो वी आर एट अ सेफ साइड। ओके, तो दैट ऐसा इज रहा रियली जर्नी अमेजिंग। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। दूसरी जो भी वुमेन होती हैं उनको सबको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फेस करनी ही है। ABCD आपको सीखना पड़ेगा अगर आपने स्कूल में नहीं सीखा है। जो लोग उस फील्ड से आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनको शायद थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो ऐसा पहले से प्रिपेयर्ड रहती ही नहीं है कि आपको कुछ बिजनेस करना है, जी, जॉब के लिए माइंड और सेट साइंस रहता का तो है। ऐसा रहता है ना कि बहुत ज्यादा फाइनेंसिस में भी जो है वीक बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत आज भी मैं डरती हूँ, सीरियसली यहाँ मैं कमिट करूंगी। आज भी मैं डरती हूँ जब फाइनेंस की, अभी जैसे हम पिचिंग करते हैं तो जो पार्ट आता है फाइनेंस वाला, तो मुझे डर रहता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे पूछेंगे तो पता नहीं हाउ मच आई विल बी क्लियर अबाउट जी दैट। जी जी, तो थोड़े से ड्रॉबैक्स अभी हैं। आई एम आल्सो इन अ लर्निंग फेज में, सीख रही हूँ दैट डेफिनेटली। इज रियली अमेजिंग। तो ये जैसे अगर आप हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अगर गाइड करना चाहती कि भाई वो अगर कंपनी रजिस्टर कराना चाहती है इसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो क्या आपने जैसे बताया कीवर्ड्स जो है वो बायोटेक नहीं यूज कर सकते, उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं। जो मुझे ये समझ में आया कि जैसे कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं, जैसे किसी का सरनेम है, आप उस नाम से रख लोगे कि अग्रवाल ब्रदर्स, या ऐसा कुछ, तो वो आप फाइनली रजिस्टर कराने जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज जहाँ पर कॉमन टर्म होता है, अगर मैं बायोटेक जैसे माइसिलिया बायोटेक या कुछ ऐसा नाम रखती तो बायोटेक सेकेंड टर्म होता, देन इट इज एक्सेप्टेबल। ओके, लेकिन जो कॉमन जनरल टर्मिनोलॉजी है, यू कैन नॉट यूज इट एज अ फर्स्ट, जो आपका प्रीफिक्स में नहीं आ सकता, सफिक्स फॉर्म में आ सकता है वो। तो ये चीजें मुझे ड्यूरिंग लर्निंग मेरी जर्नी में समझ में आई। ये लर्निंग बहुत बड़ी लर्निंग है, हाँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी टेक्निकल चीजें रहती है बहुत सारी गलतियों से सीखते हैं हम। गलतियां करने के तो बाद ये लर्निंग ही हमें आगे फॉरवर्ड करनी है कि भाई अगर कोई महिला कर रही है तो उसको ये संघर्ष तो कम से कम ना करना पड़े। नाम ऐसा कम से कम ठीक से रखे। नाम और अगर generalize वो रखना शुरू से चाहिए। ही अगर किसी अटॉर्नी या फिर ये जो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो रहते हैं, आप शुरू से उनसे कंसल्ट करेंगे तो दे विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे हाउ टू गो अहेड। तब तो खैर मुझे ये भी नहीं मालूम था ना कि प्रोप्राइटरशिप भी कुछ होती है, तो मैंने एज अ प्रोप्राइटर रजिस्टर कराया। फिर 2019 में हमको क्लॉजेस आए, जो हमें ग्रांट मिला गवर्नमेंट से, तो मतलब आई डिडंट स्टॉप एनीथिंग, जो है वो उसको मतलब करते चलेगी। वो होता है ना अंधेरे में तीर चलाने वाला। तो वो कुछ चीजें सही लगी, कुछ चीजें गलत लगी, तो फिर जब वहां पर अप्लाई किया एज अ स्टार्टअप में, तो उनका पहला क्राइटेरिया यही था कि आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना होगा। ओके, तभी आप इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग अपने आप को स्टार्टअप बोलते हैं, लेकिन जो DPIIT सर्टिफाइड होते हैं, ओनली दे आर स्टार्टअप्स, रजिस्टर्ड स्टार्टअप। तो ये रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस हमें जानना है, लेकिन फिलहाल जो है एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी बातें जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो अगर आपको जानना है कुछ एक बातें जो कि आपके स्टार्टअप को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो बने रहना है रेडियो एफएम 91.2 FM पर मेरी आने वाली के साथ। और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। वेलकम बैक, मैं अमेजिंग लिस्टर, आप सुन रहे रेडियो 91.2 FM मेरी आने के साथ। और शो पे हम कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी जान रहे हैं, जैसे कि पूजा जी ने ब्रेक से पहले बताया था हमें कि क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने इसके सोल्यूशन भी बताए हैं। तो जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हमें सुन रहे हैं, तो उनको ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं या जिस तरह की चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली मिल रहा है, ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो पूजा जी, वापस से हम लोग आ जाते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि चैलेंजेस तो बहुत सारे थे आपके सामने, लेकिन उसी के साथ साथ आपने अभी कुछ ब्रेक पे जाने से पहले फंडिंग का भी बात किया था। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग फंडिंग में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, और अभी जो है सरकार फंडिंग दे भी रही है बहुत सारे स्टार्टअप्स को। तो ये जो आप डिफाइन कर रही थी कि स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्टअप्स कब कंसिडर किए जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे स्टार्टअप मीन्स ये होता है कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को दे रहे हो, प्लस आपका जो आइडिया है वो कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। आप किसको कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्लस कितना बड़ा आपका मार्केट साइज है, ये सारी चीजें आपको पिचिंग में पूछी जाती हैं। तो दूसरी चीज, आप स्टार्टअप रजिस्टर कर रहे हो मीन्स कोई बोलता है कि हम स्टार्टअप है, देन इट विल बी DPIIT सर्टिफाइड। तभी तो जो DIPP सर्टिफाइड होंगे वो स्टार्टअप होते हैं, और उसके सर्टिफिकेशन के लिए आप जब अप्लाई करते हो तो दे विल आस्क, आपका एक पिच डेक सबमिट होगा। उस पिच डेक में आपका पूरा बिजनेस प्लान, प्लस आप किस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो, आप
किसको फोकस करके कर रहे हो, कौन आपका कस्टमर है, प्लस आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको आप जब करोगे जस्टिफाई, देन ओनली आपको मिलेगा डीपीआईटी सर्टिफिकेशन। ओके, ठीक है, तो तब आप स्टार्टअप की कैटेगरी में आ पाएंगे, राइट? और आपको प्राइवेट लिमिटेड बनना पड़ेगा, या फिर आप जो भी कंप्लायंसेस होते हैं जैसे एलएलपी हो सकते हो आप, तो वो भी चीजें आपको डिसाइडिंग एक फैक्टर होता है इम्पोर्टेंट। जैसे हमने प्राइवेट लिमिटेड चूज किया ताकि हम इन्वेस्टर फंडिंग्स वगैरह ले सकें, इसमें क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं, जो आपके सीए सीएस होते हैं ना, वो गाइड करते हैं उस टाइम। ओके, तो ये तो हो गई भाई स्टार्टअप की बात की। ये स्टार्टअप कैटेगरी में अगर आपको आना है तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। पर जैसे आप फंडिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या मतलब में, हाँ, जैसे अभी गवर्नमेंट काफी हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स को, तो एक जो बिल्कुल, एक तो प्री सीड स्टेज होता है, एक सीड स्टेज होता है, तो हर एक स्टेज पे अलग अलग तरीके के ग्रांट्स हैं। जो हमारा सीड फंड्स जो गवर्नमेंट देती है, जिसको मैं बहुत टाइम लगा मुझे समझने में कि सीड फंड क्या होता है। तो बेसिकली सीड फंड्स जो होते हैं, जो भी अच्छे आइडियाज वाले स्टार्टअप हैं वो उसको अप्लाई करते हैं, और विद इन 2 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका डीपीआईटी सर्टिफिकेशन होता है, उसके विद इन 2 years आप वो फंड्स अवेल कर सकते हो। वो अराउंड 20 लाख टू 25 लाख अराउंड रहता है, 25 लाख तक का सीड फंड रहता है, और प्री सीड कम होता है। उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, खासतौर से जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एक ग्रांट हमें भी मिला जो 5 लाख और 25 लाख के 2 होते हैं। उसमें रफ्तार स्कीम के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। तो उसमें रफ्तार स्कीम में 2 टाइप के ग्रांट्स हैं, एक 5 लाख, एक 25 लाख का। तो जो 25 लाख वाला है वो उनके लिए है जो इनका आइडिया ऑलरेडी मतलब उस स्टेज में आ गया है कि आपका प्रोटोटाइप वगैरह क्रॉस हो गया है, स्टेज एमवीपी स्टेज क्रॉस हो गया, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपका रेडी है, आप उसको कमर्शलाइजेशन स्टेज में ले जा रहे हो, तो उसके लिए फंडिंग होती है। लेकिन जो बिल्कुल आइडिया स्टेज में है या अभी सोच ही रहे हैं कुछ, वो लोग उस 5 लाख को अवेल कर सकते हैं। हाँ, ओके, फाइन। उसके अलावा ये लोग इन्वेस्टर मीट कराते हैं, इन्वेस्टर्स की तरफ से फंडिंग्स होती हैं, ऑल्दो उसमें फिर आपको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है, या फिर जो इन्वेस्टर की जो क्राइटेरियाज या आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो गिव एंड टेक जो भी होता है आपके अंडरस्टैंडिंग, उसके बिहाफ पे वो आपको फंड मिलते हैं। हाँ, ओके, तो जैसे अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको मतलब क्या ये एडवाइजेबल रहता है कि फंडिंग लेना चाहिए, कि गवर्नमेंट ग्रांट जो रहती है वो ज्यादा बेटर रहती है, कि जो ये फंडिंग रहती है वो ज्यादा बेटर रहती है? देखिए, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। ग्रांट जो मिलता है वो हमें लौटाना नहीं पड़ता है, लेकिन उनके काफी सारे रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको बिल्कुल एक एक चीज का अपडेट देना पड़ता है। आपने 1 रुपए भी खर्च किया तो कहाँ किया, वो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, अलॉन्ग विद प्रूफ। इन्वेस्टर्स के साथ में भी वैसा ही है, इन्वेस्टिंग जो हमें मिलती है। लेकिन ये जो ग्रांट होते हैं, ये बोलना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी शुरू हुई है उसको थोड़ा सा पेट्रोल भरने वाला काम करते हैं। बाकी ये जो आइडिया है वो आपका है, थॉट है आपका है, और जो सपना है वो आपका है। तो उसको दिल से जीना तो आपने ही है, और उसको कैसे स्केल अप करना है वो आपको बनाना है, बिजनेस प्लान। गवर्नमेंट आपको एक बेसिक फंडिंग, जिससे कि आप एक शुरुआत कर सकें और आपको थोड़ा सा बेसिक हेल्प मिल जाए, जिससे कि आपको एक धक्का मिल जाए। हाँ, तो एक पुश जो है वो मिल जाए स्टार्ट करने का एक। हाँ, वो आपको देती है। बाकी जो इन्वेस्टर वाला पार्ट रहता है, इनिशियली तो मैं बोलूंगी कि आप बूटस्ट्रैपिंग पे ही जाएं। बूटस्ट्रैपिंग मीन्स, मुझे भी टर्मिनोलॉजी पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन आजकल शार्क टैंक देख देख के लोग बहुत शार्क टैंक तो अभी चालू हुआ है, हमने पढ़ के सीखना पड़ा। बूटस्ट्रैपिंग मतलब सेल्फ आपको फंडिंग, या आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके फैमिली के थ्रू जो फंड्स होते हैं, या आप कहीं से भी खुद मैनेज करते हो, तो वो बूटस्ट्रैपिंग होती है। तो आप इनिशियली बूटस्ट्रैप करें, फिर जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल जाए, उसके बाद जब एक टाइम आता है जब आपको खुद फील होता है कि नहीं, अब मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं इन्वेस्टर से फंड्स ले सकती हूँ। क्योंकि वो रिटर्न में आपको किसी से पैसा लोगे तो आपके लिए ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसके रिवर्ट में वो हमेशा चाहेंगे कि उनका वो पैसा 10 गुना और एक टेंशन भी आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और दूसरे लोन तो आपका सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर आपसे चाहता है आप उसको 10 गुना रिटर्न दो, तभी तो आपको कंपनी में कोई पैसा लगाएगा। तो वो आप जब उस स्टेज में आओगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। जब आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा, रेवेन्यू जनरेशन उस स्केल पे पहुंच जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ, कि अब मेरे को इसको बूम करना है और बहुत तेजी से ग्रो करना है, देन एट दैट टाइम यू विल फील कि हाँ, मुझे इन्वेस्टर
की जरूरत है। दैट इज रियली अमेजिंग। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फंडिंग मिलता है, क्या किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है कितना वायबल है मार्केट में, कितना सर्वाइव कर सकता है, और उसी के साथ साथ उसका कमर्शियल जो है कमर्शलाइजेशन कितना हो सकता है। तो ये तो बातें हो गई स्टार्टअप के बारे में, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूजा जी हमें बताने वाली है। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है और भी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो एफएम 91.2 एफएम, जो कि दिल की बात, मेरी आने वाली के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप के बाद। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे भाई कि स्टार्टअप में फंडिंग जो है वो किस तरीके से होती है, और मेरे ख्याल से पूजा जी ने जो है बहुत ही सटीक तरीका बताया, क्योंकि इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस किया है और उसी के साथ साथ इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की है वो भी बताई है और उसके सोल्यूशंस भी बताए। तो मेरे ख्याल से अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपको जानना है, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है आपका सफर, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स जो है पूजा जी ने अपने स्टार्टअप से जो है हमें दे दी है। तो जैसे पूजा जी आपका जो स्टार्टअप है, ये मशरूम के सीड्स जो रहते हैं बेसिकली, जिसे स्पॉन बोलते हैं, तो ये स्पॉन जो है इसका है बेसिकली। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अभी बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो कैसा है इंडिया में, और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या स्कोप दिखता है फ्यूचर का इसमें? देखिए अभी मशरूम का जो स्कोप है वो डेफिनेटली डे बाई डे ग्रो हो रहा है। बाहर के लोग जैसे इंडिया से बाहर जाते हैं लोग और फिर आते हैं, तो उनको मशरूम की वैरायटीज की अवेयरनेस क्रिएट हुई है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। प्लस अभी जो कोविड टाइम आया उस टाइम पे गवर्नमेंट ने भी कुछ पोस्टर्स रिलीज किए थे जिसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के अंदर मशरूम को टॉप में रखा गया था। तो लोगों को अवेयरनेस हुई है, प्लस गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है बूम आ रही है मशरूम की धीरे धीरे। प्लस ऐसी वेराइटीज जो बहुत फास्ट ग्रो होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है मशरूम एक सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है, यानी कि आप एग्रीकल्चर का वेस्ट यूज कर रहे हो और उसको यूज करने के बाद आप उससे मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हो, जिससे आपका मॉलन्यूट्रिशन का भी सॉल्यूशन निकल रहा है, पॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन निकल रहा है। और हमने बेटी ने आपका ऑब्जेक्टिव रहा था, मेरे ख्याल से मिशन जो है वो आपका यही रहा है, वो पूरा हो रहा है। लेकिन जब इस पे काम करते हुए जब हमने देखा कि अब जो मशरूम कल्टीवेशन से भी जो वेस्ट जनरेट होता है हमने उसको भी यूटिलाइज करा। अरे वाह, उससे कुछ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं हमने, तो वो कम्प्लीटली रिसाइकिल हो गई सारी चीजें। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो मशरूम इंडस्ट्री यहीं तक सीमित नहीं रहेगी कि बटन मशरूम, क्योंकि बटन मशरूम को ग्रो करने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशंस चाहिए, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, कॉस्टिंग ज्यादा आती है। लेकिन अभी जैसे बहुत छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी घर पे स्टार्ट कर रहे हैं। ऑयस्टर मशरूम और अलग वेराइटीज हैं बहुत सारी, ऑयस्टर के अंदर ही बहुत सारी वेराइटीज। थोड़ा सा वेराइटीज के बारे में बता देती हूँ। आपने कभी सोचा नहीं होगा आपको पिंक मशरूम्स खाने को मिलेंगे, येलो, ब्लू, हमने सबके ऊपर काम किया है। और सबसे अच्छी चीज है, जितनी आपने जनरली पढ़ा होगा बचपन से कि जितने कलर्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम खाते हैं उतने ज्यादा हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और वो एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। है ना? तो उसमें हाई फाइबर कंटेंट है। तो मशरूम को ऐसे ही सुपर फूड नहीं बोला जाता है, मतलब इट इज अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ। और उसी कंसेप्ट पे हमने कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। जैसे हमने एक मैगी मसाला का टेस्ट वाला एक ऑल्टरनेटिव बनाया है, मशरूम पाउडर एंड मोरिंगा पाउडर से मिला के। मशरूम में डेफिनेटली सब कुछ है, खाली विटामिन ए लैकिंग था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि विटामिन डी का नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स है मशरूम। अच्छा, मशरूम जब आप लाएं घर में कहीं से भी कोई भी वैरायटी, उसका जो बैक पार्ट होता है बेस, उसको आप सन एक्सपोज करें और उसके बाद ही उसको कंज्यूम करें। अच्छा। आपको नेचुरली विटामिन डी बना के देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए हमने मशरूम को डिहाइड्रेट करके जब हम करते हैं, जैसे 10 टाइम्स मशरूम में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जब हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं तो 10 टाइम्स वाटर लॉस हो जाता है। तो उसको डिहाइड्रेट करके मशरूम, ड्राई मशरूम्स, मशरूम पाउडर और मशरूम की बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम भी बना रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं भी बना रही हैं। और बहुत सारे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो अभी ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, वो लोग जरूरी
जरूरी नहीं है कि सिर्फ मशरूम को ही फोकस करके काम कर रहे हैं, वो मशरूम के वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी ये मिलेट ईयर भी है, तो हमको पता है कि मिलेट की खेती बहुत कम पानी में हो जाती है, इसी प्रकार से मशरूम की खेती भी बहुत कम पानी में होती है। आपको बहुत कम पानी चाहिए, और जैसा मैंने बताया वर्टिकल है, सॉइललेस है, एक छोटे से कमरे से कर सकते हैं। तो कोई भी इस फील्ड में आके, जरूरी नहीं है आप पहले बाहर के लिए एज अ बिजनेस शुरू करो, पहले आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए खुद की हेल्थ तो बनाओ पहले, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप जब ये करते हो तो आप सोशल वर्क भी कर रहे हो, क्योंकि आप एग्री वेस्ट यूज कर रहे हो, आप फार्मर को हेल्प कर रहे हो, आप नेचर को हेल्प कर रहे हो, एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस फेज में मशरूम नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है। जो 15 to 20 डेज की साइकिल होती है, जिस टाइम पे जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, मशरूम का जो बैग हम बना के रखते हैं उसको डार्क कंडीशंस में रखते हैं, पहले रूम में अंधेरा रखते हैं, तो उस टाइम पर उसको CO2 चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हो अभी कार्बन एमिशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मशरूम जो है वो आप कर रहे हो, खा के भी आप सोशल वर्क कर रहे हो। दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब ये कम्प्लीटली एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और लाइवलीहुड जनरेशन भी दे रहा है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स भी जो बहुत सारे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग्स करने के लिए, स्टूडेंट्स भी आते हैं, और काफी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास है कि वो चाहते हैं कि हमारे को इन्वेस्ट करना है, तो वो अपना मशरूम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे फाइंड अ फ्यूचर इन दिस, बिकॉज फ्यूचर इज मशरूम्स। आगे आने वाले समय में पानी की कमी होगी, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होगी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, तो हर व्यक्ति जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, और ये हमारा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है, हम हमारे फ्यूचर का इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप जानते हैं हमारे देश में 700 मेट्रिक टन एग्रीकल्चर वेस्ट है, और जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और हर साल जो है एक पीरियड आता है जहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होता है, पर कंडीशंस वही रहती है, फिर अगले साल फिर से वही डिस्कशंस आते हैं। तो ओनली 50 ग्राम्स अभी हम मशरूम्स खा रहे हैं, जो डेटा अभी पुराना है, अब धीरे धीरे ये डेटा बढ़ रहा है। इंडिया के बाहर जैसे चाइना या अदर कंट्रीज की बात करें तो वो लोग 5 से 10 किलो मशरूम पर कैपिटा पर पर्सन के हिसाब से कंजम्पशन है, इतना हाई कंजम्पशन है। तो हमारा जो रीच है ना वो अभी बढ़ रहा है, जैसे लोग अभी बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो वेराइटीज को समझ रहे हैं कि हाँ ये वेराइटीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट एग्री वेस्ट पे ग्रो होती हैं, और इनको कंजम्पशन ज्यादा, मतलब प्रोडक्शन भी इनका बहुत ज्यादा कर सकते हो आप एज कम्पेयर टू अदर वेराइटीज, जिसके लिए आपको पूरा आर्टिफिशियली मेंटेन करनी है कंडीशंस उसके मुकाबले। दैट इज रियली अमेजिंग। तो बहुत ही इजी बिजनेस है, और इसी के साथ इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला बिजनेस है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं ना तो बिल्कुल तुरंत इसमें जंप कर लेना है। आखिर में पूजा जी हम चाहते हैं कि हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आपका क्या मैसेज है? आप ज्यादा से ज्यादा, मैं तो बोलती हूँ आप पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का डिफरेंस समझें कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो सोशल वर्क भी करती है। बिल्कुल सही। तो मशरूम एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक सोशल वर्क भी है और एक बिजनेस भी है। तो आप इस फील्ड में आए, सोशलप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं, आप इस फील्ड में आए और अपने आप को और समाज को और सभी के स्वस्थ होने की कामना करते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाएं, और सारी नॉलेज के साथ आए, अधूरे ज्ञान के साथ नहीं। दैट इज रियली। और अगर अधूरा भी है तो मेरे ख्याल से आप हैं यहाँ पर हमारे साथ, और लोगों को इतना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। दैट इज रियली अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच पूजा जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और साथ ही साथ इतना इन्फॉर्मेटिव हमें चीजें बताई है, और मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपने कि मशरूम जो है वो वेजिटेरियन हो रहा है। तो मैं आई विल ऑल्सो स्टार्ट कंज्यूमिंग मशरूम फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। तो ये है हमारे साथ पूजा जी, जिन्होंने बताया हमें कि कितनी बढ़िया तरीके से ये एक विमेन एंटरप्रेन्योर, एक स्ट्रॉन्ग लेडी, और जो कि देखिए क्या होता है, एक महिला जब एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाती है ना तो वो कमाल ही करती है। तो अगर इस तरह की और भी बातें अगर आपको जानना है तो आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, आपको ट्यून करना है रेडियो इप्सा और सुनना है मेरा ये शो जिसका नाम है स्टार्टअप विवाद। तो अगले स्टार्टअप को सुनने के लिए क्या करिए, सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात, मेरी आने वाली के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप विवाद। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात।